करेंगे। इस डायग्राम में ही एनसीईआरटी में जो जो थ्योरी की बातें की गई हैं उसको मैं एक एक करके यहां पर समझाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि थ्योरी के पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से तभी याद हो सकता है जब आपके ब्रेन में, जब आपके मस्तिष्क में एक डायग्राम हो। आकार भी संभव है, ये वेसाइकल्स के रूप में संभव है, ये लेमिली और पटलिका के रूप में भी मिल सकते हैं। ये तीन आकृति है बेटा, ये तो मैंने बनाया है वेसाइकल्स, ये मैंने ट्यूब जैसा बनाया है, ये मैंने यहां पर लेमिला या लेमिली बनाया है। ये तीनों आकृति में मीजोजोम मिल सकते हैं। कोशिका द्रव्य में बचे हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रिजर्व मटेरियल होते हैं, वो जीवाणु कोशिका में संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और उन्हें यहां पर अंतर्वेशी पिंड काय बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी बोलेंगे आप। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह, मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 डेज से, पिछले 4 दिनों से किसी प्रकार का कोई वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हो रहा था। हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज फिर से उसी ऊर्जा के साथ मैं आप सबके साथ यहाँ पर रूबरू हो रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें कुछ बोलने में या फिर कुछ निगलने में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। कोई फूड सब्सटेंस भी खाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ भी अगर आप खाते हैं और निगलते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और इस कारणवश जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज फिर से पहले वाले एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिल रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो की अगर बात करें तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जेनेटिक्स का था। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अब हम ऐसा किया करेंगे कि एक दिन हिंदी मीडियम वाली विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड होगा जो कि सेल बायोलॉजी का रहेगा, और एक दिन जेनेटिक्स मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए, तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी, कोशिका जीवन की इकाई में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को उठा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक मेंशन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है या प्रोकैरियोटिक कोशिका का पॉइंट है, ये यहाँ पे क्लास 11th में दो जगह हमें यहां पर बता रखा है। एक तो जैविक वर्गीकरण, जब आप पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर है 11th क्लास एनसीईआरटी का, वहां पर भी मेंशन्ड है, और यहां पर भी हमें मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहां पर पढ़ना होता है, या फिर जीवाणु कोशिका के बारे में पढ़ना होता है। और इसके साथ साथ यहां पे कोशिका जीवन की इकाई मतलब सेल बायोलॉजी में भी यहां पर पढ़ना होता है। तो देखिए, इस टॉपिक में मैं किस तरह से बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के 2 वीडियो अपलोड होंगे। इस वीडियो में जो मैं आज यहां पे आप लोगों के साथ मिल रहा हूं, इस वीडियो में केवल और केवल मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बताऊंगा, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक डायग्राम बताऊंगा। बेटा, केवल एक सिंगल डायग्राम को आप माइंड मैप समझ सकते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से केवल एक जो है डायग्राम बनाऊंगा, और उसी के माध्यम से एनसीईआरटी में जितनी भी लाइंस दी गई हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझने के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आप इस डायग्राम जो कि मैं आज आपको यहां पर समझाने वाला हूं से रिलेट करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब तक का हमारा तरीका ऐसा था कि पहले नोट्स के पॉइंट मैं आपको बताता, उसके बाद हम एनसीईआरटी का इमेज या एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी डिस्कस करते। लेकिन आज के इस लेक्चर में केवल और केवल मैं अपना खुद का कंटेंट जो एनसीईआरटी में कही गई बात और एनसीईआरटी के लाइंस पर ही आधारित है, एक डायग्राम आपको समझाऊंगा, और उसके बाद देखिए एक डायग्राम हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में ही एनसीईआरटी में जो जो थ्योरी की बातें की गई हैं उसको मैं एक एक करके यहां पर समझाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि थ्योरी के पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से तभी याद हो सकता है जब आपके ब्रेन में, जब आपके मस्तिष्क में एक डायग्राम हो। ठीक है, देखिए तो करते हैं आज के इस क्लास को स्टार्ट, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के संरचना को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए
प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना बेटा, ये प्रोकैरियोटिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो यहां पर होता है, लिखा हुआ है प्रो, बात सही है। और पूरे जीव विज्ञान में, पूरे बायोलॉजी में कैरियोटिक जहां कहीं भी आ जाए तो आपको समझना है कि कैरियोटिक का मतलब है बेटा, यहां पर ये एक अन्य शब्द से आया है जिसको बोलते हैं कैरियन, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो ये प्रो और कैरियन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है प्रोकैरियोटिक, है ना। इसी से हमें इसके पीछे का जो भी यहां पे अर्थ निकलता है वो समझ में आएगा। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो प्रो होता है बेटा, इसे यहां पर आप कहेंगे, इसे आप कहेंगे प्रिमिटिव। देखिए जहां जहां इंग्लिश के शब्द जरूरी हैं, मैं इंग्लिश भी बताऊंगा, साथ साथ हिंदी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, प्रिमिटिव, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा यहां पर आदिम। क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है यहां पर आदिम। देखिए अगर हम यहां पे प्रिमिटिव या आदिम की बात करें तो आदिम का मतलब क्या हो गया, बहुत ही पुराना, ठीक है। बहुत ही पुराना अगर कुछ होता है तो उसे यहां पर आदिम बोल सकते हैं। या फिर क्या मैं इसको यह भी बोल दूं कि प्राचीनतम या फिर प्राचीन बोल सकता हूं। क्लियर है ये बात। अच्छा बेटा, कैरियन अगर पूरे जीव विज्ञान में कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब होता है यहां पर केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, जिसे आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, जिसे आप यहां पर न्यूक्लियस कह सकते हैं। बात सही है। तो क्या मैं यहां पर यह बात आपको समझा दूं कि अगर हम यहां पे प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका हो गई, है ना, जिसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वो विकसित प्रकार का नहीं होता, है ना। ये आपका, आप ये कहेंगे कि आदिम प्रकार का होता है। तो आदिम प्रकार के केंद्रक को अल्प विकसित प्रकार के केंद्रक या प्रिमिटिव प्रकार के केंद्रक रखने वाली जो कोशिका होती है उसी को ही आप यहां पर क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। बात ठीक है यहां तक। अच्छा देखिए, आखिर ऐसी क्या खास बात है यहां पर कि इसे हमने आदिम बोला है, विकसित क्यों नहीं बोला है। तो देखिए पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो मैंने आपको बोला है आदिम केंद्रक, इस आदिम केंद्रक को क्या कहा जाता है देखिए इस आदिम केंद्रक को क्या कहा जाता है, ये जो आदिम केंद्रक है इसे यहां पर आप या तो बोलेंगे आप इसको केंद्राभ, या बोलेंगे आप इसे केंद्रकाभ, ठीक है ना। या तो आप बोलेंगे केंद्राभ या फिर बोलेंगे आप इसको केंद्रकाभ। केंद्रकाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्शन में केंद्रकाभ नहीं न्यूक्लियोइड दिया हुआ होता है। और बेटा न्यूक्लियोइड को ही क्या कहा जाता है, मैं आपको समझा दूं, न्यूक्लियोइड को ही यहां पर जीनोफोर कहा जाता है, ठीक है, जीनोफोर भी बोलेंगे। तो देखिए हमने यहां पर क्या देखा कि भाई यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पुराने प्रकार के आदिम प्रकार के केंद्रक है, इसी केंद्रक को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोल रहे हैं। बात सही है। अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आखिर ये जो केंद्रकाभ है ना, इसमें कुछ तो खास बात होती होगी, है ना। देखिए एक सुविकसित प्रकार के या वेल डेवलप प्रकार का जो केंद्रक होता है ना, उसके संरचना में जितने भी घटक मिलते हैं वो सभी प्रकार के जो घटक हैं या भाग हैं जो एक विकसित केंद्रक में होते हैं, यहां पर आदिम केंद्रक या केंद्रकाभ में नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन से भाग हैं जो केंद्रकाभ में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आदिम केंद्रक में नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। देखिए क्या है, जो केंद्रकाभ होता है ना, केंद्रकाभ जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है इसमें क्या क्या नहीं होता। तो देखिए किसी भी केंद्रक के बाहर की ओर झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, लेकिन ये जो केंद्रक झिल्ली है केंद्रकाभ में नहीं है, या इसके आदिम केंद्रक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आदिम केंद्रक में नहीं होता। अच्छा तो क्या मैं यहां पर यह पॉइंट लिख दूं कि सारे पॉइंट को आपको सुनना है, समझना है, साथ साथ नोट्स में लिखते रहना है, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। बस आप फोकस के साथ इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देख लो बस, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर तो आप ये कहेंगे कि केंद्रकाभ जो है उसमें क्या नहीं पाया जाता, तो आप ये बोलेंगे भाई इसमें यहां पर केंद्रक झिल्ली अब्सेंट है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, ठीक है। अच्छा केंद्रक झिल्ली के साथ साथ, इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ और क्या क्या नहीं है। देखिए केंद्रक में क्या पाई जाती है, केंद्रक में एक संरचना होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका, है ना। लेकिन इसके केंद्रक में, केंद्रकाभ या फिर ये जो आदिम केंद्रक है इसमें केंद्रिका भी नहीं है, केंद्रिका नहीं है, केंद्रिका को यहां पे न्यूक्लियोलस कहते हैं, राइट है। अच्छा एक और पॉइंट, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, केंद्रिका भी नहीं है।
आगे जाके आप पढ़ेंगे केंद्रिका को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम का निर्माण होगा, राइट है। अच्छा देखिए, केंद्रिका के अलावा यहां पर एक और पॉइंट बता दूं कि यहां पर बेटा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोला? हिस्टोन प्रोटीन। बेटा ये हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। तो देखिए जरा मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, है ना, उनके आदिम केंद्रक में क्या क्या नहीं है। केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रिका नहीं है, है ना, या फिर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ये यहां पर ये सभी घटक जो है ना यहां पर इसमें नहीं पाए जाते। तो भाई मैंने कह दिया कि ये यहां पर इनमें क्या होता है, अनुपस्थित या फिर अब्सेंट होता है। बात सही है। अच्छा देखिए, अब यहां पर एक और पॉइंट बता दूं कि भाई हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। बेटा 12th क्लास में हमें डीएनए के पैकेजिंग को समझना होता है। बात सही है। और डीएनए की पैकेजिंग के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि जो डीएनए की पैकेजिंग है, अगर ये डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, अगर ये डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए है तो इसका पैकेजिंग जो है ना यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला एक हिस्टोन प्रोटीन करता है। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग में, उसके संवेष्टन में, पैकेजिंग को हिंदी में संवेष्टन कहते हैं, तो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है। लेकिन अब देखिए यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, अनुपस्थित या एब्सेंट है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो इसके स्थान पर कुछ तो पाया जाना चाहिए। बिल्कुल है। देखिए यहां पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर यहां पर एक अन्य प्रोटीन है बेटा जिसका नाम लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 12th एनसीईआरटी में दिया है, मैं यहीं पर ही एक साथ लिखा रहा हूं। पेपर तो एक ही बनेगा, 11th 12th का एक ही बनेगा, तो एक जगह यहां पर सारी बातों को लिखा रहा हूं कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहां पर बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है यहां पर प्रेजेंट होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। बेटा यहां जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोलेंगे आप, इसको यहां पर बोलेंगे, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है भाई, इसे बोलेंगे आप पॉलीएमाइन। क्या बोला? पॉलीएमाइन। तो देखिए यहां पर जो पॉलीएमाइन है ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग में सहायता करेगा, और यूकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन सहायता करता है, लेकिन ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में तो है नहीं। बात सही है। अच्छा, आई होप आपको यहां तक का जो पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहां पर पहले इसकी संरचना से पहले मैंने आपको यह समझाया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, आखिर किस तरह से आप इस शब्द का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये सब हो गया भाई, ये सब क्लियर है। तो देखिए मैंने ये बता दिया कि न्यूक्लियोइड और ज़ीनोफोर जो है उसकी क्या खास बात होती है। अब एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं, जब भी बात हम यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की करते हैं ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में प्रोकैरियोटिक कोशिका आ जाए, तुरंत आप सबसे पहले जीवाणु कोशिका के बारे में सोचिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल के बारे में, जीवाणु कोशिका, जीवाणु के बारे में सोचिए, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या मैं ये बोल दूं कि जीवाणु या फिर जीवाणु कोशिका एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जब आपने क्लास 11th सेकंड चैप्टर जैविक वर्गीकरण पढ़ा, वहां पर मोनेरा जगत में यह बात कही गई है कि मोनेरा जगत का सोल मेंबर, जो प्रमुख मेंबर है, प्रमुख सदस्य है, वो होता है यहां पर क्या, यहां पे महत्वपूर्ण जो सदस्य होता है वो जीवाणु होता है, और जीवाणु यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बात सही है। तो क्या उसमें भी बताइए जरा, केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, आदिम केंद्रक होगा, और मैंने इसके बारे में सारे पॉइंट आपको समझा दिया है। तो जब भी प्रोकैरियोटिक कोशिका आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में जीवाणु कोशिका की बात आनी चाहिए, जो कि जीवाणु मोनेरा जगत के सदस्य माने जाते हैं, सोल मेंबर होते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये बात तो मैंने आपको समझा दिया। देखिए अब मैं ये चाहता हूं कि फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है, ले लीजिए। चलिए अब यहां पर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका शब्द का मतलब समझ चुके हैं, तो अब हम सीधे डायग्राम पर आते हैं, सीधे डायग्राम पे आते हैं। देखिए डायग्राम में मैंने किस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट किया है, समझाया है। ये देखिए, ये कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है ना। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के इस कंप्लीट संरचना को एक एक करके मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले इस पूरे डायग्राम में ऐसे समझते हैं,
अच्छे से देखिए क्या है। देखिए यहां पर इस पूरे डायग्राम में सबसे पहले देख रहे हैं आप, ये जो है ना, इस कोशिका के बाहर पाया जाने वाला आवरण है। ये इस कोशिका के बाहर पाया जाने वाला आवरण है। आपको एनसीईआरटी ने कहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका के संरचना में बाहर की तरफ 3 आवरण मिलते हैं, 3 परतें पाई जाती हैं, 3 लेयर होती हैं। ये तीनों आवरण जो है ना, उसका नाम हम पहले देखते हैं बेटा, इसका नाम क्या है। देखिए ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है, येलो कलर से जो बनाया है, ये तो इसके बाहर बाहर सबसे बाहर पाई जाने वाली एक आवरण है, एक लेयर है, जिसे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। बात सही है, सबसे बाहर बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा। अब ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले नाम लिखते हैं और फिर मैंने इसके जस्ट अंदर जो बनाया है ना, जो एक मोटी परत होती है, जिसे मैं यहां पर बोलूंगा बेटा, ग्रीन कलर से जो बनाया है, ये यहां पर है कोशिका भित्ति। क्या है? ये यहां पर है कोशिका भित्ति। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं कि जो कोशिका भित्ति है उसे आप यहां पर सेल वॉल बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे? सेल वॉल बोल देंगे। अच्छा ठीक है, इंग्लिश का शब्द भी जरूरी है, यहां पर ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट, जो व्हाइट कलर से आपको यहां पर इस डायग्राम में बता रखा है, ये यहां पर इस कोशिका के सबसे अंदर पाए जाने वाले कोशिकीय आवरण की बात मैंने यहां पर किया है, जिसे आप यहां पर कोशिका झिल्ली बोलेंगे। आप यहां पर इसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे। कोशिका झिल्ली जो है ना, इसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली भी कह सकते हैं। कुछ बातें मैं केवल ओरली बोलूंगा, अगर उनमें से कुछ पॉइंट अगर आपको लगता है जरूरी है तो वो शब्द भी आप लिखते रहें, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जैसे कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लिमा, ये सब शब्द से भी जाना जाता है कोशिका झिल्ली। अच्छा देखिए, क्या मैं यहां पर समझा दूं कि भाई यहां पर इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर ये 3 आवरण है। 3 आवरण सबसे बाहर बाहर बताइए, क्या ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली है। अब एक बात ध्यान रखिए, एनसीईआरटी ने कहा कि भाई ये तीनों प्रकार के जो आवरण हैं, इन तीनों का कार्य तो अलग अलग होता है, अपना खुद का अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन तीनों का कार्य अलग है, लेकिन तीनों मिलकर के किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुरक्षात्मक इकाई की भांति काम करेंगे, प्रोटेक्टिव यूनिट की भांति काम करेंगे। तीनों का काम होगा सुरक्षात्मक इकाई की तरह यहां पर कार्य करना, ठीक है। अच्छा देखो, तो तीनों प्रकार के जो आवरण है ना, इन तीनों आवरण को मैंने बाहर से अंदर की ओर तो समझा दिया है, लेकिन एक और बात जरा सुनिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये तीनों आवरण जो है यहां पर एक साथ क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण बना रहे हैं, आवरण बना रहे हैं। तो क्या मैं इसे ये बोल दूं कि बेटा ये है यहां पर इस कोशिका का एनवेलप। तो क्या ये यहां पर सेल एनवेलप है? सेल एनवेलप का मतलब है बेटा, क्या ये कोशिका के बाहर उपस्थित आवरण है, कोशिका के बाहर उपस्थित यहां पर ये आवरण है, सेल एनवेलप। ये तीनों मिलकर के सेल एनवेलप है। और एक पॉइंट और समझाया था, ये तीनों के तीनों यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए किसकी भांति काम करेंगे, ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। ये सुरक्षात्मक इकाई की भांति काम करेंगे बेटा, सुरक्षात्मक इकाई की भांति कार्य करेंगे, सुरक्षात्मक इकाई की भांति यहां पर कार्य करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है भाई? अब देखो आगे देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेटा, क्या ग्लाइकोकैलिक्स यहां पर सबसे बाहर बाहर उपस्थित आवरण है? ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं ग्लाइकोकैलिक्स के पॉइंट बताऊंगा, फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद मैं आपको जीवाणु कोशिका के कोशिका भित्ति की बातें बताऊंगा, कोशिका भित्ति के बाद में आपको कोशिका झिल्ली जो सबसे अंदर अंदर है, कोशिका भित्ति के अंदर है, इसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले क्या ग्लाइकोकैलिक्स के पॉइंट हम जान लें बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर बाहर है, और ये जो है ना, ये इसके कितने भाग होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के 2 भाग होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में आपको लिखा मिलेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स नामक आवरण की जो मोटाई है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की मोटाई थिकनेस की हो सकती है, थिकनेस मोटाई में भिन्नता है। तो देखिए, इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं कि बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के 2 भाग हैं, 2 भाग हैं। एक भाग जो है इसका हिंदी में बोलेंगे, इसे कहेंगे आप अवपंक परत। क्या बोलेंगे?
अवपंक परत कहेंगे, जिसे यहां पर क्या कहा जाता है, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, स्लिम या फिर स्लाइम लेयर आप इसे यहां पर कह सकते हैं, स्लिम या स्लाइम लेयर बोलेंगे, अवपंक परत या स्तर कह देंगे। अच्छा, एक और प्रकार का स्तर है बेटा, हिंदी में इसे कहा जाएगा संपुट, क्या बोलेंगे, संपुट या संपुटिका बोलेंगे, और संपुट जो होता है इसे यहां पर कैप्सूल कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहते हैं। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर है। एनसीईआरटी ने कहा कि भाई ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, इसकी मोटाई में भिन्नता मिल सकती है, और ये दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो भाग है, जो एक भाग है यहां पर अवपंक परत है ना। अच्छा, अवपंक परत एक पतली परत है, एक ढीले ढाला लूजली, है ना, ढीले ढाले रूप से जो ढीला सा एक आक्षद है, लूज आवरण मान सकते हैं, एक ढीला सा आक्षद मान सकते हैं, लेकिन एक मोटी परत जो है ना, मोटी परत या मोटा आक्षद जो होता है बेटा, वो संपुट होता है। तो क्या इन दोनों के बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि जो अवपंक स्तर है ना, अवपंक स्तर है, मैं आपको बता दूं, क्या ये यहां पर पतली परत है, ये यहां पर पतली परत है। अच्छा, तो देखिए, और यहां पर ये कैसा अक्षद है, ढीला ढाला, है ना, तो ये ढीला अक्षद है, ढीला अक्षद लूज कवरिंग होता है बेटा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या है कि जो अवपंक परत है ना, ये एक्चुअल में बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है ना, सूखने से बचाता है। तो देखो जरा, मैं यहां पर यह बताता हूं कि इस परत के द्वारा कुछ प्रकार के चिपचिपे पदार्थ स्रावित होते हैं, है ना, चिपचिपे पदार्थ जो हैं वो स्रावित होते हैं। चिपचिपे पदार्थ को ये क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, और बेटा यही चिपचिपे पदार्थ जो है ना, इसको किससे बचाएगा, तो इसको सूखने से बचाएगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट्स में ऐड कीजिएगा कि ये चिपचिपा पदार्थ जो है वो सूखने से बचाएगा बैक्टीरिया को। बस सही है। अच्छा, अवपंक परत के बारे में भाई इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब आइए यहां पर संपुट की बात करते हैं। हालांकि यहां पर एनसीईआरटी ने संपुट को समझाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ट्वेल्थ एनसीईआरटी की बात करेंगे तो ट्वेल्थ एनसीईआरटी में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, एक टॉपिक दे रखा है, वंशागति का आणविक आधार एक चैप्टर है बेटा। वहां पर हर्से और चेज का प्रयोग भी दे रखा है, और ग्रिफिथ का प्रयोग भी दे रखा है ना। ग्रिफिथ ने एक जीवाणु पर कार्य किया था जिसका नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब इस बैक्टीरिया की खास बात है, इस बैक्टीरिया में कैप्सूल उपस्थित भी हो सकते हैं, कैप्सूल नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी जीवाणु में कैप्सूल का पाया जाना उसको रोगजनक बनाता है। तो वहां पर उस जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी के दो प्रभेद लिए गए थे, दो स्ट्रेन लिए गए थे, एक रोगजनक था, एक अरोगजनक था, ठीक है ना। तो वो आगे की बात है। फिलहाल यहां देखिए, मैंने एक पॉइंट समझाया कि संपुट के पाए जाने, उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रेजेंस अब्सेंस के आधार पर आप कहेंगे कि जीवाणु रोगजनक है या रोगजनक नहीं है, पैथोजेनिक है या पैथोजेनिक नहीं है। बात सही है। अच्छा, अब पॉइंट यहां पर क्या है कि देखो, मैं ऐसे लिखा देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट लिखा देता हूं कि देखिए, अगर मान लो यहां पर किसी भी बैक्टीरिया में कैप्सूल हो, इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं ताकि कोशिका भित्ति लिखने की जगह हो। देखो, अगर यहां पे कैप्सूल होगा, अगर मान लीजिए कैप्सूल प्रेजेंट है, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, माइनस एंटी ऐसे मतलब अब्सेंट, ऐसे ध्यान रखिएगा, ये मेरे नोट्स लिखने का तरीका है। तो अगर यहां पर कैप्सूल प्रेजेंट होगा, कैप्सूल अगर प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे ऐसे जीवाणु को कैप्सूलेटेड जीवाणु, क्या बोलेंगे, कैप्सूलेटेड जीवाणु। और अगर कैप्सूल नामक आवरण ग्लाइकोकैलिक्स का नहीं है तो आप ऐसे जीवाणु को बोलेंगे नॉन कैप्सूलेटेड जीवाणु। अब इसको आप इंग्लिश में ही ध्यान रखें। अच्छा, कैप्सूल का पाया जाना जीवाणु को रोगजनक बनाता है, ऐसा मैंने आपको बोला। तो कैप्सूलेटेड जो जीवाणु होगा, क्या बेटा ये रोगजनक होगा, राइट है, जीवाणु को रोगजनक बना देगा कैप्सूल। अच्छा, नॉन कैप्सूलेटेड जो हैं ये रोगजनक नहीं, तो मैंने कह दिया ये नॉन पैथोजेनिक या फिर अरोगजनक होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। जरा देखिए, मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स में क्या समझा दिया कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या तीनों प्रकार के जो आवरण हैं उसके सबसे बाहर पाया जाता है, सबसे बाहर पाया जाता है। और इसके यहां पर कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, अवपंक परत और संपुट।
अवपंग परत जो है पतली परत है, ढीलाक्षद है, चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करके बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल जो है इसे आप संपुट बोल रहे हैं। प्रेजेंट हो तो बैक्टीरिया को रोगजनक बोल रहे हैं, अगर अब्सेंट हो तो बैक्टीरिया को आप अरोगजनक बोल रहे हैं। आई होप यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम यहां पर इसके कोशिकीय आवरण में कोशिका भित्ति की बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा चलो, कोशिका भित्ति के बारे में एनसीईआरटी में आपको क्या दिया मिलेगा, तो देखिए जरा, क्या कोशिका भित्ति के बारे में मैं यहां पर यह पॉइंट आपको बता दूं कि जो कोशिका भित्ति है क्या ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर और कोशिका झिल्ली के बाहर है? बिल्कुल सही बात है ना। देखिए कोशिका जो भित्ति है इसके बारे में एक पॉइंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर कि ये क्या करती है, ये कोशिका की आकृति, राइट है, कोशिका की आकृति, आकृति का मतलब है बेटा यहां पर क्या हम शेप बोल सकते हैं? तो ये कोशिका की आकृति जो है ना उसके शेप का क्या करती है, इसके शेप का यहां पर निर्धारण करती है। यहां पर इसका निर्धारण करना, कोशिका की आकृति का निर्धारण करना, ये यहां पर काम किसका होगा? तो आप कहेंगे कोशिका भित्ति का होगा। बात सही है, कोशिका भित्ति का होगा। अच्छा देखिए यहां पर एनसीईआरटी में हिंदी में ना आकार दिया है ना, उसको आप शेप समझे बेटा, वो एक्चुअल में आकृति के बारे में बोलना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में सही लिखा है, शेप की बात की गई है, तो आकृति का निर्धारण करता है। अच्छा कोशिका भित्ति, एक तो ये काम हो गया। एक काम होता है कि अगर बैक्टीरिया को यांत्रिक क्षति होती है, मैकेनिकल डैमेज होता है, तो देखिए उससे भी बचाएगा। मतलब यहां पर यांत्रिक क्षति से बचाना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, कोशिका को बचाना, उसको फटने से बचाना, ये काम भी इसका है। तो देखिए क्या मैं यहां पर सीधे ये पॉइंट लिख दूं कि कोशिका भित्ति का काम है कि भाई ये इसको यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है, या फिर सीधे ये पॉइंट कह दूं कि ये इसको फटने से, ये इसको फटने से क्या करेगा, ये इसको फटने से बचाते हैं, है ना, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये बात हमारे एनसीईआरटी में है, ऐसे कैसे यहां पे लिख दिया मैंने। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर सीधे आगे की बात करते हैं भाई, कोशिका भित्ति। अच्छा कोशिका भित्ति के बारे में चलिए यहां पर क्यों ना हम इसके संगठन की बात करें कि भाई जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। तो देखिए क्या ये कोशिकीय आवरण है, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो ये ध्यान रखिएगा, एक रसायन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। अच्छा पेप्टिडोग्लाइकेन्स को ही बेटा आप और क्या कह सकते हैं, इसी को ही आप म्यूरिन भी कह सकते हैं। ऑप्शन में कई बार म्यूरिन मिल जाएगा मॉड्यूल में। और एक और यहां पर बेटा इसी को आप म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यूकोपेप्टाइड भी आप इसको कह सकते हैं। तो जरा देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई यहां पर जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किससे निर्मित है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से निर्मित है या म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया है। अब आगे देखिए, देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन की सीधी बात मैं बताता हूं, पेप्टिडो और ग्लाइकेन्स दो शब्द हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन्स। पेप्टिडो की बात करेंगे तो पेप्टिडो का मतलब होगा बेटा, यहां पे आप जानते हैं प्रोटीन एक बहुलक है जिसका निर्माण बहुत सारे एकलक मतलब एमाइनो अम्ल के जुड़ने से होता है। दो निकटवर्ती एमिनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध मिलता है। और तो यहां पर पेप्टाइड बंध मतलब पेप्टिडो का मतलब और कुछ नहीं बेटा, यहां पर एमिनो अम्ल या एमाइनो एसिड होता है। और ग्लाइकेन्स यहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊं, ग्लाइकेन्स का मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन में इनके कोशिका भित्ति में पाई जाने वाली कुछ एक पदार्थ है। जटिलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को बेटा हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके जैव अणु में दे रखा है भाई, है ना, देखिए पॉलीसेकेराइड। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए कि यहां पर मैंने आपको इसका मतलब ये कहा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यूं तो पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित है, पेप्टिडो का मतलब यहां पर एमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड यहां पर देखो लिखा है ना ग्लाइकेन्स, इसका मतलब पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति में, इसका मतलब ये है जीवाणु की कोशिका भित्ति में एमिनो अम्ल भी है, पॉलीसेकेराइड भी है। अच्छा देखो जरा,
जो यहां पर पॉलीसेकेराइड होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड के यहां पर दो घटक होते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति में दो घटक होते हैं पॉलीसेकेराइड के, नाम ध्यान रखिएगा। एक है बेटा यहां पर NAG, एक घटक को बोलते हैं NAM। ठीक है, देखो दो प्रकार के पॉलीसेकेराइड के घटक मिलते हैं। एक एक पॉइंट हम ऐसे नोट्स बना के लिख रहे हैं, बस आप इसको याद कर लेना भाई, है ना। ये बातें ऑफलाइन क्लास में बताई जाती है और ऑनलाइन क्लास में नहीं बताई जाती। मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए NAG NAM, देखिए NAG और NAM क्या होते हैं बेटा। जो NAG NAM है, ये कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले जीवाणु की कोशिका भित्ति में उपस्थित पॉलीसेकेराइड के दो घटक होते हैं। NAG का पूरा नाम होता है N एसिटाइल। क्या होगा इसका पूरा नाम, ध्यान रखिएगा, N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, है ना, ग्लूकोज एमाइन बोल देंगे, बात सही है। अच्छा, NAM का पूरा नाम क्या होगा? NAM का नाम है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट है। क्या नाम है? N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो देखिए क्या मैं ये कह दूं बेटा, क्या मैं ये कह दूं कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो यहां पर एमिनो अम्ल और पॉलीसेकेराइड से निर्मित है। इसमें भी दो घटक है, NAG और NAM। ये दो घटक यहां पर जीवाणु की कोशिका भित्ति में एज ए पॉलीसेकेराइड यहां पर आपको देखने को मिलती है। आई होप आपको यहां तक का पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। कोशिका भित्ति की बातें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, क्या अब हम कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स को समझ चुके हैं? मतलब आवरण में दो आवरण मैंने आपको समझा दिया, है ना। अब यहां पर क्या सबसे अंदर की ओर, कोशिका भित्ति के अंदर की ओर उपस्थित क्या कोशिका झिल्ली की बात करें? कोशिका झिल्ली की बात करें बेटा, ये जो कोशिका झिल्ली है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली हो, है ना, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से। किससे बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से। जिन दोनों को मिला करके यहां पर आपको कहना है लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन आपको कहना है। तो देखिए यहां पर जीवाणु की कोशिका भित्ति, है ना, यहां पर किससे निर्मित है? आप कहेंगे लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित है। भाई कोशिका झिल्ली के दो ही घटक हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन, बात सही है। अच्छा, कुछ अन्य भी मिलते हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा कम होती है, हम इसे भी आगे जाकर के कोशिका झिल्ली वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीवाणु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो समान होती है, लगभग समान होती है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका झिल्ली के साथ, क्योंकि वहां पर भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई कोशिका झिल्ली आपको देखने को मिलती है, बात सही है। अच्छा चलो भाई, ये पॉइंट हो गया बेटा। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, देखो ये जो कोशिका भित्ति है, अभी मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट्स में ऐड करना। कोशिका भित्ति मोटी परत है, कोशिका झिल्ली पतली परत है, पतली झिल्ली होती है, राइट है। अच्छा देखिए, कोशिका जो भित्ति है यहां पर मोटी परत होती है, मोटा आवरण है, कोशिका झिल्ली पतली परत है। और एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर ही मेंशन कर रहा हूं कि कोशिका झिल्ली जो है ना बेटा, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। क्या है? ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली है। बेटा ये चयनात्मक पारगम्यता को जब मैं कोशिका झिल्ली का अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, जहां पे सिंगर निकोलसन के मॉडल की बात करेंगे, तो बेटा वहां पर मैं क्लियरली समझा पाऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि चयनात्मक पारगम्य प्रकृति होती है कोशिका झिल्ली की। आई होप आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं। क्या हमने कोशिका के आवरण के तीनों घटक जो एक साथ मिलकर के कोशिकीय आवरण जो है, तीनों एक साथ मिलकर के सुरक्षात्मक कवक या सुरक्षात्मक जो इकाई है उसके समान काम करते हैं, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया। सुरक्षात्मक इकाई के तीनों आवरण के बारे में एक एक करके पॉइंट आपको समझा दिया। जरा इसको यहां पर जूम आउट कर लिया जाए, इतना किया जाए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। देखिए मैं चाहता हूं फटाफट ये जो डायग्राम है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलिए अच्छा, इसके बाद यहां पर, इसके बाद हमें यहां पर आगे क्या डिस्कस करना है, चलो ये देखते हैं।
कोशिकीय आवरण के अलावा हमें यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बात करनी है बेटा। देखिए इस डायग्राम में कुछ अन्य भाग भी आपको दिख रहे हैं। जैसे देखो आप इस वाले भाग को देखिए, इस वाले भाग को देखिए, यहां पर ये जो भाग है ये बेटा यहां पर कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलन दर्शाती है, इनफोल्डिंग एक्सटेंशन को दर्शाती है। बेटा ये जो कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, कोशिका भित्ति का या कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का ये जो अंतर्वलन है इसको मीजोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजोजोम। जैसे मीजोजोम पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक और बात आप सुन लीजिए। देखिए कोशिका है तो भाई कोशिका के अंदर क्या है? क्या कोशिका के अंदर क्या कोशिका द्रव्य मिलेगा? तो जरा देखिए ये मैं यहां पर इसके अंदर है ना, इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य को बता दिया। चलो हम इसको लिख भी देते हैं भाई। ये जो यहां पर मैंने बताया है ये इसके अंदर पाया जाने वाला बेटा क्या है? तो मैं लिख रहा हूं भाई ये इसके अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जिसे आप और क्या बोल सकते हैं? जिसे आप यहां पर कोशिका द्रव्य बोल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा कोशिका द्रव्य कह दिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ये जो कोशिका द्रव्य है ना साइटोप्लाज्म, इसको मैंने यहां पर पहले क्यों बताया? मीजोजोम से पहले एक बात मुझे लिखानी है कि जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है ना, इसके अंतर्वलन को तो मैंने मीजोजोम कह दिया, लेकिन एक्चुअल में मीजोजोम यहां पर क्यों पाए जाते हैं? इसका काम किसके समान होगा? तो देखिए मैं आपको बताऊं, इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है जीवाणु कोशिका की, तो मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए इसके अंदर बेटा झिल्ली से परिबद्ध या झिल्ली से आबद्ध जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक दोहरे झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो यहां पर जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। अच्छा तो इसका मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते, है ना। मैं कह रहा हूं झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यहां पर नहीं मिलेंगे बेटा, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यहां पर नहीं पाए जाएंगे। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग की अगर बात करते हैं तो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यहां पर अनुपस्थित होंगे, अब्सेंट होंगे। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है यहां पर क्या नहीं पाया जाएगा? यहां पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या नहीं मिलेगा? हरित लवक भी नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, हरित लवक भी नहीं है, दोनों झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग यहां पर बेटा ध्यान रखना है नहीं पाया जाएगा, अब्सेंट होगा, है ना। तो एक और पॉइंट, साइटोप्लाज्म में झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग नहीं होता है, लेकिन यहां पर झिल्ली से घिरे हुए तो नहीं होते हैं। लेकिन क्या मैं ये लिख दूं कि झिल्ली रहित, है ना, झिल्ली रहित मतलब जिसके पास झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं है। क्या झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं? बिल्कुल झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं बेटा। झिल्ली रहित कोशिकांग में बेस्ट एग्जांपल यहां है बेटा राइबोसोम। ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम किस प्रकार का होता है मैं लिखा दूं। राइबोसोम बेटा इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है ना। इसके कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। बेटा राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है और ये यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण यहां पे होगा तो क्या मैं राइबोसोम को ये कह दूं क्या कि ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल है, साइट है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण हेतु इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं स्थल कह सकता हूं। किस प्रकार का राइबोसोम है? 70S। बेटा आगे जाकर मैं आपको जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा 70S प्रकार के राइबोसोम के दो उप इकाइयां होती हैं, दो सब यूनिट होते हैं। एक उप इकाई को बेटा हम कहते हैं 50S और एक उप इकाई को हम कहते हैं 30S। मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट्स में ऐड कीजिएगा कि 50S जो है ना ये बड़ी उप इकाई होती है और 30S जो है ये छोटी उप इकाई होती है। इन दोनों से 70S प्रकार का राइबोसोम बनता है, झिल्ली रहित कोशिकांग है जो इसके साइटोप्लाज्म में है। तो बात यह है बेटा कि भाई यहां पर हरित लवक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, है ना, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग तो नहीं है। तो भाई इसके स्थान पर
कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करने के लिए क्या मिलेगा? तो देखो जरा, अभी मैंने आपको समझाया था कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग पाए जाते हैं जिसे मीजोजोम बोलेंगे बेटा। बात सही है? अच्छा, मीजोजोम जो है ना, मीजोजोम, ये एक्चुअल में क्या है, जरा हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं। देखिए यहां पर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये यहां पर मीजोजोम है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं लिख देता हूं पहले, ये यहां पर बेटा, ये दिखेगा नहीं, हाँ ये दिखेगा, ये कलर आपको दिखेगा, ये यहां पर इसमें पाया जाने वाला मीजोजोम होता है। अच्छा, एक और बात जरा सुनिए, मीजोजोम जो होता है, मैंने बता दिया है अभी कि कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करेगा, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो क्या मैं यहां पर एक बात यहां पर सबसे पहले यही लिख दूं क्या, कि इसमें, है ना, ये एक्चुअल में कोशिका झिल्ली की क्या है, अंतर्वलन, कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है ना, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश भी बोल रहा हूं ताकि आप बेहतरीन समझ पाएं। ये बेटा यहां पर कोशिका झिल्ली का क्या माना जाता है, कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन माना जाता है, जिसे आप कहेंगे एक्सटेंशन या फिर इनफोल्डिंग माना जाता है। एक एक पॉइंट मीजोजोम का, है ना, जो पूरे, है ना, एनसीईआरटी में दिया है, एक एक पॉइंट लिख करके छांट करके यहां बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझेंगे बेटा। मीजोजोम किसके समान काम करता है? तो मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करेगा? अब कौन सा काम करेगा मैं भी बताऊंगा। तो देखिए, मैं कह रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान अगर काम करेगा तो क्या बेटा इसको मैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करेगा तो क्या इसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका का समवर्ती अंग कह दूं, है ना, समवर्ती अंग कह सकता हूं, कार्य समान है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के समान अपना कार्य करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग कहलाएगा। बात सही है? अच्छा ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंट बेटा, आप जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसका मतलब यहां पर मीजोजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोजोम है। तो क्या मीजोजोम कोशिकीय श्वसन में सहायता करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम कोशिकीय श्वसन है ना, तो यहां पर मीजोजोम का जो मुख्य काम होता है वो कोशिकीय श्वसन होता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करेगा। बस सही है। अच्छा बेटा, हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो मीजोजोम होता है ना, वो अलग अलग आकृति में मिल सकता है, अलग अलग शेप में मिल सकता है, ऐसा लिखा है हमारे एनसीईआरटी में। इसकी अलग अलग आकृति कैसी हो सकती है, जरा इस बात को आप यहां पर डिटेल में समझो। देखो इसकी अलग अलग आकृति कैसी होती है बेटा, ये यहां पर वेसाइकल्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, है ना, वेसाइकल्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। वेसाइकल्स का मतलब है बेटा गोलाकार पुटिकाएं, गोलाकार पुटिकाएं। तो देखो जरा, वेसाइकल्स के फॉर्म में कैसे मिलेंगे, जैसे मान लो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है ना, और सेल मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ गोलाकार संरचनाएं हैं, इसका मतलब बेटा ये पुटिकाएं हैं। तो मीजोजोम पुटिकाओं के रूप में मिल सकते हैं, मीजोजोम ऐसे नलिका के रूप में, ट्यूब जैसे मिल सकते हैं बेटा। तो देखो जरा इसकी आकृति और कैसी हो सकती है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा इसकी आकृति फिर नलिकाकार भी हो सकती है। कैसी बोलो जरा? नलिकाकार, ऐसी, है ना, ट्यूब जैसी भी मीजोजोम, ट्यूब जैसे भी मीजोजोम मिल सकते हैं। ऐसे यहां पर छोटे छोटे पुटिका या फिर यहां पर आप कहेंगे वेसाइकल्स के रूप में मिल सकते हैं। मीजोजोम बेटा यहां पर अंतर्वलन है जो ऐसे लेमिली के रूप में, लेमिला के रूप में मिल सकते हैं। तो आप कहेंगे मीजोजोम की जो आकृति है, हिंदी में बोला गया है कि ये पटलिका के रूप में मिल सकते हैं। पटलिका का मतलब है बेटा, यहां पर पटलिका को कहेंगे लेमिली, लेमिली के रूप में मिल सकते हैं बेटा। जरा इस बात को आप ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, क्या मीजोजोम कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है? करेक्ट है ना, लेकिन ये नलिकाकार भी संभव है, ये वेसाइकल्स के रूप में संभव है, ये लेमिली और पटलिका के रूप में भी मिल सकते हैं। ये तीन आकृति है बेटा, ये तो मैंने बनाया है वेसाइकल्स, ये मैंने ट्यूब जैसा बनाया है, ये मैंने यहां पर लेमिला या लेमिली बनाया है। ये तीनों आकृति में मीजोजोम मिल सकते हैं। बात सही है। अच्छा, मीजोजोम का मुख्य कार्य, आपने कहा भाई माइटोकॉन्ड्रिया समान है, तो आप बोलेंगे कोशिकीय श्वसन होगा।
बात सही है। तो जरा एक और पॉइंट मैं यहां पर अलग से क्या मेंशन कर रहा हूं अब कि भाई मीजोजोम का जो कार्य होगा बेटा, क्या हम ये भी देख लें मीजोजोम का जो कार्य होगा, मीजोजोम क्या क्या कार्य करेंगे। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें मीजोजोम के अलग अलग कार्य भी दिए गए हैं। तो मीजोजोम के कार्य को मैं यहां लिख रहा हूं। क्लियर है? मीजोजोम के जितने भी कार्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये तो कोशिकीय श्वसन का स्थल कहलाएगा भाई। तो ये किसमें सहायता करेगा भाई? मैं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। मैं केवल लिख रहा हूं कि कोशिकीय श्वसन, आप पूरा लिखिएगा कि कोशिकीय श्वसन में सहायता करेगा। बात सही है? अच्छा, तो एक बात बताओ, अपन पढ़ेंगे बेटा, जब श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि श्वसन जो है ना, बहुत सारे एंजाइम के उपस्थिति में होने वाला मल्टी एंजाइमेटिक अभिक्रिया है या प्रक्रिया है। श्वसन बहुत सारे एंजाइम द्वारा होगा। तो देखिए, जितने भी प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो एंजाइम चाहिए होता है, मतलब उसमें कोशिकीय श्वसन के लिए जो एंजाइम है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मीजोजोम है, तो आप ये बोलेंगे इसके मीजोजोम में सभी प्रकार के कोशिकीय श्वसन को करवाने वाले एंजाइम पाए जाएंगे, है ना। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय श्वसन के एंजाइम कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो इसके स्थान पर मीजोजोम है। मीजोजोम में सभी प्रकार के कोशिकीय श्वसन को करवाने वाले एंजाइम होंगे, है ना। जितनी भी कोशिकीय श्वसन के जो जितने भी पद होते हैं, जितने भी चरण होते हैं, वो सब कुछ मीजोजोम में होगा। या फिर इसको ऐसे समझो, अगर आपने जो है पादपों में श्वसन पढ़ा है, अगर आप लीडर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में ईटीएस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है ना, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका की बात है। तो आप ये बोलेंगे कि भाई इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें होने वाला क्रेब्स साइकिल, इसमें होने वाला ईटीएस, सब कुछ कहां होगा? मीजोजोम में होगा। ग्लाइकोलाइसिस तो यूकैरियोटिक कोशिका में भी साइटोप्लाज्म में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी साइटोप्लाज्म, मतलब इनके कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है। अच्छा, तो कोशिकीय श्वसन के बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, बोल करके लिखना पॉसिबल नहीं है, आप उसे भी नोट डाउन करें। अच्छा देखिए, कोशिकीय श्वसन के अलावा मैं आपको बताऊं, इसका एक कार्य होता है कि ये क्या करता है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण करेगा। डीएनए का प्रतिकृतिकरण करेगा। प्रतिकृतिकरण मतलब अपने जैसी कॉपी बनाना, प्रतिकृति बनाना, है ना, जिसे आप रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। डीएनए का प्रतिकृतिकरण करेगा बेटा। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण, जिसे आप और क्या बोल सकते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा। अच्छा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, एक डीएनए से हूबहू दो सेम यहां पे डीएनए मिल गए, तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी करेगा। और डीएनए जो रेप्लिकेट हो चुका है, जिसका हो चुका है प्रतिकृतिकरण, उस रेप्लिकेटेड डीएनए को, है ना, बनने वाले जो पुत्री कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल हैं, उसमें वितरण करने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी किसका होता है? मीजोजोम का होता है। तो देखो, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करेगा और बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में उसको वितरित भी करेगा, ये लिखिएगा, है ना। एक और पॉइंट बेटा, ये कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए जितनी भी पदार्थ चाहिए, मटेरियल चाहिए, उनको ये स्त्रावित करता है ना, उनको ये स्त्रावित करता है। या फिर आप ये बोलेंगे कि ये कोशिका झिल्ली का, है ना, यहां पर ये कोशिका भित्ति का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो एक कार्य मैंने ये लिख दिया कि यहां पर इसका कार्य हो गया कि ये कोशिका भित्ति का, यहां पर ये कोशिका भित्ति का क्या कर सकते हैं? निर्माण भी कर सकते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण कर सकते हैं, या कोशिका भित्ति को बनाने वाले, उसको जितने भी बनाने के लिए चाहिए मटेरियल, उन सभी मटेरियल को, पदार्थ को स्त्रावित करने का काम भी किसका होता है? मीजोजोम का होता है। ये सभी कार्य आपको एक एक करके यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो, ये सभी तरह के पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, ये मीजोजोम के काम है। एक और बात यहां पे, लास्ट पॉइंट मीजोजोम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, देखो जरा। मीजोजोम कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, ऐसा बोला है मैंने, है ना। इस प्रकार से ये अंतर्वलन अंदर की ओर इनफोल्डिंग है। तो क्या इस प्रकार के अंतर्वलन से, क्या इसके प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाएगा? तो देखिए, मीजोजोम के पाए जाने के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है,
प्लाज्मा झिल्ली है उसका सरफेस एरिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो अब यहां पर इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम का कंटेंट है, एंजाइम का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, जो कि किस में सहायता करेगा, जो कि सहायता करेगा यहां पर कोशिकीय श्वसन में। तो एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि मेसोसोम कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, इसीलिए ये क्या करेगा, आपको ध्यान रखना है, ये क्या कर सकता है, तो ये कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, तो कोशिका झिल्ली का सरफेस एरिया या फिर ये कोशिका झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर सकता है। तो अब यहां पर इनमें पाए जाने वाले एंजाइम का कंटेंट और बढ़ जाएगा, जो कि यहां पर कोशिकीय श्वसन में सहायता करेगा। इतनी बात आपको यहां पर मैंने मेसोसोम के बारे में समझाया। मुझे उम्मीद है एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, मेसोसोम मैंने आपको बता दिया, और साइटोप्लाज्म में यहां पर राइबोसोम किस प्रकार का मिलता है, 70S प्रकार की, जिसके 2 प्रकार की उप इकाई होती हैं, यह भी मैंने आपको समझा दिया। क्या राइबोसोम को इस डायग्राम में बना लिया जाए, क्या राइबोसोम को इस डायग्राम में बना लिया जाए? मैंने कहा राइबोसोम की 2 उप इकाई, एक छोटी और एक बड़ी उप इकाई, ठीक है ना। ये यहां पर 70S प्रकार का राइबोसोम है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं यूकैरियोटिक कोशिका के पॉइंट भी बता दूं, आप ये भी साइड में लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोनों प्रकार का, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तो 80S मिलता है, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का है ना, और उसके कोशिकांग जैसे हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। दोनों प्रकार के राइबोसोम 70S भी 80S भी यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल और केवल 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर इसमें पाए जाने वाले मुख्य डीएनए वाले भाग को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखिए, यहां पर यह बेटा मुख्य डीएनए है, ठीक है। अच्छा, जिसे हम फॉल्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो क्या इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं यहां पर। जरा देखिए बेटा, इस पॉइंट को हम यहां पर समझते हैं, या फिर यहां इसके अलावा यहां पर इस पॉइंट को समझा जाए कि देखिए, इसके अंदर जो मुख्य डीएनए मिलता है, जितने भी प्रकार के जैविक कार्य जीवाणु दर्शाते हैं, ये सभी प्रकार के जैविक कार्य में इसका मुख्य डीएनए ही सहायता करता है। तो देखिए, इसके मुख्य डीएनए को मैंने बताया था अभी आपको कि इसके अंदर किस प्रकार का केंद्रक मिलता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि आदिम प्रकार का केंद्रक मिलता है। तो आदिम प्रकार का केंद्रक, या फिर मैं इसी को क्या बोल सकता हूं, क्या मैं इसे न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ भी कह सकता हूं, है ना। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं है, केंद्रिका नहीं है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन होता है। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है ना। अच्छा देखो, अगर हम इसके अंदर पाए जाने वाले, है ना, मुख्य डीएनए की बात करेंगे बेटा, तो जीवाणु का जो मुख्य डीएनए है वो होता है यहां पर डीएस प्रकार का, है ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है। बात सही है। अच्छा, एक और पॉइंट, जो जीवाणु का मुख्य डीएनए होता है वो कैसा होता है? ये वृत्ताकार होता है। मुख्य डीएनए की बात कर रहे हैं, तो चलो ये मुख्य डीएनए वाला भाग हो गया। लेकिन ये जो न्यूक्लियोइड है, इसमें एक पॉइंट लिख सकता हूं मैं, इसे और क्या बोल सकता हूं, ये फॉल्स प्रकार का क्रोमोसोम होता है, असत्य प्रकार का गुणसूत्र। सत्य प्रकार का गुणसूत्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है आदिम केंद्रक रखते हैं। तो देखो, इसमें फॉल्स क्रोमोसोम मिलता है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, असत्य प्रकार का क्रोमोसोम, असत्य प्रकार का गुणसूत्र मिलेगा, ट्रू क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहां पर और डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर यहां पर एक और भाग पाया जाता है। मुख्य डीएनए के अलावा एक और संरचना इसमें यहां पर देखने को मिलता है। मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाने वाला जो डीएनए होता है बेटा, ये यहां पर जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाएगा?
प्लाज्मिड कहलाएगा। तो जरा इस डायग्राम को हम यहां पर इधर डिस्कस कर रहे हैं। ये तो मुख्य डीएनए का भाग था, और मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए जो होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, उसको हम यहां पे प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड के पॉइंट को मैं इस तरह से यहां पे मेंशन कर रहा हूं यहां पर। तो यहां जो हम पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, ये हम पढ़ेंगे इसमें पाए जाने वाले प्लाज्मिड के बारे में। तो देखो प्लाज्मिड के पॉइंट क्या हैं, जरा एक एक पॉइंट को हम यहां पर डिटेल में जानते हैं। देखिए प्लाज्मिड को अगर आप यहां पर देखें तो क्या ये डीएस प्रकार का है, ये एसएस प्रकार का, डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड? बिल्कुल डायग्राम में दिख रहा है कि ये डबल स्ट्रैंडेड प्रकार का डीएनए है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला या जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो किस प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, ये डीएस प्रकार का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। अच्छा देखो आप यहां पर, क्या ये रेखीय है या वृत्ताकार? ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, वृत्तुल डीएनए है। क्या मैं इसको सर्कुलर डीएनए बोल सकता हूं? सर्कुलर डीएनए, इसका मतलब है ये यहां पर इसमें वर्तुल डीएनए पाया जाता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें पाया जाने वाला जो प्लाज्मिड है, ये पहली बात तो ये कि बेटा प्लाज्मिड इसके मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं ये मुख्य डीएनए के अलावा मिलता है, मुख्य डीएनए के अतिरिक्त उपस्थित होता है। तो क्या मैं इसे यहां पर बेटा अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए कह सकता हूं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह देते हैं बेटा। मुख्य डीएनए के अतिरिक्त है, इसीलिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में ही लिखा रहा हूं, मैंने कहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, है ना, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी आप इसको बोल सकते हैं, मुख्य डीएनए के अलावा मिलता है। अच्छा एक और पॉइंट, ये जो प्लाज्मिड है वो नग्न डीएनए है, नेकेड डीएनए है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्लाज्मिड में एक खास बात होती है, ये प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है ना, खुद का रेप्लिकेशन, अपना प्रतिकृतिकरण खुद कर सकता है। 12th क्लास में आपको बताया जाएगा जब आप बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए इनमें क्या मिलता है, स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता। तो प्लाज्मिड जो है उसमें स्व प्रतिकृतिकरण या फिर आप बोलेंगे इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता भी पाई जाती है ना। अच्छा इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि जो प्लाज्मिड होता है, वैसे इसकी खोज दो वैज्ञानिक ने की थी, लेडरबर्ग और हेज। आप लेडरबर्ग और हेज अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जो है जीवाणु के जैविक क्रिया में भाग नहीं लेगा। जीवाणु अपने जितने भी जैविक क्रियाएं करेगा वो सब के सब यहां पर अपने जैविक क्रियाएं मुख्य डीएनए द्वारा करेगा, तो यहां पर भाग नहीं लेता जैविक क्रियाओं में। इसीलिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये यहां पर आवश्यक नहीं है, मतलब इसेंशियल नहीं है, तो ये नॉन इसेंशियल डीएनए है, राइट है। तो आप इसे कह सकते हैं ये नॉन इसेंशियल डीएनए है प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा आगे जाकर के जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो थ्योरी वाले कंसेप्ट में प्लाज्मिड के अलग अलग प्रकार भी बता दूंगा कि कौन कौन से प्रकार के प्लाज्मिड जो हैं वो जीवाणु कोशिका में मिल सकते हैं, उसके पॉइंट भी आपको बता दूंगा। फिलहाल बेसिक में इतनी ही बातें आप यहां पर ध्यान रखें, ये पर्याप्त हैं। देखो जरा, क्या प्लाज्मिड मुख्य डीएनए के अलावा है? क्या प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है? क्या प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है, नग्न डीएनए है, नग्न डीएनए है? और स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता या फिर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता भी इसमें पाया जाता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहां पे हमने मीजोजोम भी पढ़ लिया, डीएनए भी पढ़ लिया, राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। कुछ और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने कहा कि भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें मीजोजोम पाए जा रहे थे। अब यहां पर एक और बात हम यहां पर पढ़ेंगे कि बेटा इसमें दो प्रकार के जो आवरण आपने पढ़ा, एक तो कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। तो जरा देखिए, और सबसे बाहर क्या मिलता है? सबसे बाहर इसमें ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है। तो एक पॉइंट में बताऊंगा कि जो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य में कुछ खाली स्थान है, कुछ अवकाश है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के मध्य में कुछ खाली स्थान या फिर रिक्त अवकाश है। देखो यहां पर इस वाली जगह की बात कर रहा हूं, इस डायग्राम में देखो यहां पर पढ़ते हैं बेटा, क्या ये जो जगह बीच में खाली है, जो स्पेस है, क्या ये यहां पर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में है? इस स्पेस को यहां पर कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलेंगे?
पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे बेटा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाएगा। ये किसके बीच में है ये भी लिख देता हूं। क्या ये बेटा यहां पर कोशिका भित्ति, क्या ये यहां पर कोशिका भित्ति और किसके बीच में है, कोशिका भित्ति और आप कहेंगे ये यहां पर कोशिका झिल्ली के बीच में है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, है ना। क्या इन दोनों के बीच में के मध्य में क्या यहां पर इसके मध्य में क्या प्रेजेंट है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसके समान काम करेगा, तो आप कहेंगे ये लाइजोसोम के समान काम करेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान मीजोसोम काम कर रहा है और लाइजोसोम के समान कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाने वाला पेरीप्लाज्मिक स्पेस करेगा। तो क्या ये किसके समान काम करेगा, मैं लिख रहा हूं जिसे आप आगे जाकर पढ़ेंगे आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये लाइजोसोम की भांति काम करता है बेटा, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, लाइजोसोम की भांति ये अपना कार्य करेगा। अच्छा, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मीजोसोम बताया था, तो अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि इसमें हरित लवक तो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो इसके स्थान पर किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता तो होती है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, है ना। भाई यहां पर कुछ जीवाणु जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अधिकतर जीवाणु विषमपोषी प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है, इसका मतलब उसमें वर्णक भी है। उसमें पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं बेटा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ऐसे वर्णक होते हैं। तो वर्णक तो कहां पाए जाते हैं, हरित लवक में, लेकिन इसके पास तो हरित लवक है नहीं, तो इसके पास कोई ना कोई एक ऐसी संरचना होनी चाहिए जहां पे वर्णक उपस्थित हो जिसके द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाए। तो इसके पास क्या है, मैंने कहा इसके पास कुछ इस प्रकार की संरचना है बेटा, और इस संरचना को मैं कह रहा हूं यहां पर क्रोमेटोफोर। आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, सभी किसी न किसी पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर कोई प्रकाश संश्लेषण के दृष्टिकोण से एक सक्रिय संरचना है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्या बोला, इसे कहेंगे आप क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये जो क्रोमेटोफोर है इसमें वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। आप पूरा लिखना, मैं केवल वर्णक लिख रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण वर्णक हैं ये यहां पर इनके क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। बात सही है, जिनके द्वारा, अच्छा हरित लवक नहीं है तो हरित लवक में वर्णक मिलते, वो तो यूकैरियोटिक कोशिका में है। अच्छा, तो यहां पर वर्णक जो है जितने भी हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वो क्रोमेटोफोर नामक संरचना में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो इस पूरे डायग्राम में 2 पॉइंट और हमें डिस्कस करना है, फिर एनसीईआरटी की जितनी बात है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये डायग्राम, एक डायग्राम और एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जितनी भी बात कही गई है वो केवल और केवल एक डायग्राम में ही पूरा का पूरा बताने वाला हूं। तो देखिए एक माइंड मैप था ये, बस 2 पॉइंट और बताऊंगा और ये आपका पूरा कंसेप्ट, पूरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम यहां पर ये पूरे कोशिका के बाहर पाए जाने वाले आवरण, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ प्रकार के संरचनाएं, है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखेंगे कि पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका के सतह पर, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बाहर की ओर, है ना, कुछ प्रकार के उपांग निकले होते हैं, कुछ प्रकार के रोम के समान, हेयर के समान संरचनाएं बाहर निकली होती हैं। उन संरचनाओं को यहां पर क्या क्या बोलेंगे, तो देखो एक संरचना जो बाहर की ओर निकली होती है, क्या इसे हम सतह पर पाए जाने वाले उपांग बोलते हैं, सरफेस अपेंडिजेस कहते हैं, या सतही उपांग कहा जाता है। सतही उपांग में आपको 2 नाम आपको ध्यान रखना है, एक है फ्लेजिला जिसे कशाभिका कहते हैं, एक है पिलाई, है ना, जिसे आपकी हिंदी में रोम बोला गया है। तो जरा देखिए यहां पर ये जो आपको इस डायग्राम में ये जो दिख रहा है ये मैंने इसके सतही उपांग को बता रखा है। ये है बेटा यहां पर इसमें पाया जाने वाला फ्लेजिला जिसे हम कशाभिका कहते हैं। तो जरा देखो इस डायग्राम को मैं बोल रहा हूं जो एक प्रकार का सतही उपांग है,
इसे मैं कह रहा हूं फ्लेजिला। क्या बोल रहा हूं? फ्लेजिला। आने वाले जब प्रोकैरियोटिक कोशिका लेक्चर 2 बताऊंगा बेटा, तो इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि फ्लेजिला में कितने भाग होते हैं, कैसे होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतनी ही बात आप ध्यान रखें कि फ्लेजिला जो है जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाले उपांग हैं, जिसे मैं यहां पर सतही उपांग कह सकता हूं। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये सतही उपांग है वो जीवाणु को चलायमान और अचलायमान बनाते हैं, चल और अचल बनाते हैं। अगर जीवाणु चल है तो पक्का उसमें फ्लेजिला है, अगर जीवाणु अचल नॉन मोटाइल है तो उसमें फ्लेजिला नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्लेजिला के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणु को चल और अचल कह सकते हैं। एक और बात, फ्लेजिला को बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे? आप इसको हिंदी में बोलेंगे कशाभिका। तो क्या इसका काम फिर ये हो गया कि कशाभिका जो है, क्या ये कशाभिका गमन में सहायता करती है? क्या ये जो कशाभिका है, क्या ये गमन में सहायक संरचना है ना? अच्छा, गमन में सहायक संरचना कैसे है? तो मैंने कहा कि अगर ये प्रेजेंट है, कशाभिका प्रेजेंट हो, तो ऐसे जीवाणु को आप चलायमान या चल बोलेंगे। और कशाभिका अगर अब्सेंट हो, है ना, अगर अनुपस्थित हो, तो ऐसे जीवाणु अचलायमान या अचल या नॉन मोटाइल माने जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दो प्रकार के सतही उपांग होते हैं, एक तो फ्लेजिला, ठीक है, और जरा देखो इसी डायग्राम में मैंने आपको एक प्रकार के और सतही उपांग बता रखे हैं बेटा। देखो जरा, ये इस प्रकार के सतही उपांग जो है ना, देखो फ्लेजिला की लंबाई ज्यादा होती है और ये जो सतही उपांग मैंने यहां पर बता रखा है इसकी लंबाई कम होती है, फ्लेजिला की संख्या कम होती है। लेकिन यहां पर जो पिलाई है वो ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। जो पिलाई है ना, यहां पर इसका काम क्या होता है, इसके बारे में पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये जो संरचना है बेटा, इसको मैं केवल इतना ही लिखा रहा हूं कि इसे हम पिलाई कहते हैं। ये पिलाई जो है, ये यहां पर कुछ ट्यूब के समान खोखले नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन से बनी होती हैं। आगे जाकर के यहां पर एनसीईआरटी में ये भी आपको मिलेगा कि जो पिलाई है ना, एक तो लिखा मिलेगा बेटा पिलाई, एक मिलेगा झालर जिसे फिम्बरी कहते हैं। तो जब थ्योरी वाले पॉइंट समझाऊंगा तब पिलाई और फिम्बरी, झालर दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डायग्राम में पिलाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेटा ये जो पिलाई है ना, यहां पर इसका क्या काम होगा। तो देखो पिलाई का काम गमन नहीं है, गमन केवल कशाभिका का काम होता है। जो पिलाई है, पिलाई का काम क्या होगा? तो पिलाई का काम होगा बेटा एक क्रिया जिसे मैं कहता हूं संयुग्मन। संयुग्मन को कहा जाता है बेटा कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में सहायता करता है, संयुग्मन में सहायता करता है ये। ठीक है, दो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया के बीच में बेटा यहां पे फिजिकल कांटेक्ट होता है, भौतिक संपर्क में आते हैं, है ना। और ये जो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होता है ना, उनके आनुवंशिक पदार्थ का आदिम रूप से क्या होता है, स्थानांतरण एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में एक ट्यूब बन जाता है। और इस ट्यूब के निर्माण में कॉन्जुगेशन के दौरान, संयुग्मन के दौरान एक ट्यूब बनता है। उस ट्यूब के निर्माण के अंदर यहां पर कौन सहायता करते हैं? पिलाई। पिलाई ही वो संरचना है जो कि ट्यूब के निर्माण में सहायता करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है कि जो पिलाई है वो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। बेटा ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एक्चुअल में वो किसकी बात कर रहा है? एक प्रोटीन जिसका नाम होता है पिलीन प्रोटीन। क्या नाम है? पिलीन प्रोटीन। तो पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं। यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, गमन में सहायता नहीं करते, इसका काम संयुग्मन में सहायता करना होता है। अच्छा, और फ्लेजिला का काम यहां पर गमन में सहायता करना था। तो फ्लेजिला और पिलाई ये दो प्रकार के सतही उपांग भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको इस डायग्राम में बता दे रहा हूं कि देखिए यहां पर ये कुछ प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ और इसके कोशिका द्रव्य में, ये संरचनाएं कोशिका द्रव्य में हैं और इन संरचनाओं के बाहर कोई भी झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता। इन संरचनाओं के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जिसकी बात अब मैं करने वाला हूं। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो कोशिका द्रव्य में क्या ये फ्रीली मुक्त रूप से पाए जाएंगे? तो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाने वाले और झिल्ली रहित इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इनक्लूजन बॉडी, या इसे आप बोलेंगे बेटा यहां पर अंतर्वेशी, है ना, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट बोल सकते हैं।
अंतर्विष्ट, है ना, पिंड बोलेंगे या अंतर्विष्ट काय बोलेंगे बेटा। इंक्लूजन बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। ये अंतर्विष्ट पिंड जो है उसके बारे में केवल मैं बोल के समझा रहा हूं, आप अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहली बात बेटा, यहां पर कोशिका द्रव्य में बचे हुए जितने भी पदार्थ होते हैं रिजर्व मटेरियल होते हैं। कोशिका द्रव्य में बचे हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रिजर्व मटेरियल होते हैं, वो जीवाणु कोशिका में संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और उन्हें यहां पर अंतर्विष्ट, अंतर्वेशी पिंड काय बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी बोलेंगे आप। इसकी खास बात क्या होती है, ये यहां पर कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूं तो देखिए, एक जो कणिकाएं यहां पर अंतर्विष्ट पिंड के रूप में पाई जाती हैं उसे कहते हैं ग्लाइकोजन कणिकाएं, जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। तो ये जो कणिकाएं हैं यहां पर मैंने आपको कहा कि ये ग्लाइकोजन कणिकाएं हो सकती हैं। ये बेटा वॉल्यूटीन कणिकाएं हो सकती हैं, है ना। वॉल्यूटीन कणिकाएं क्या होती हैं, तो ये यहां पर ये फॉस्फेट बहुलक हैं, फॉस्फेट बहुलक हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी यहां पे ऊर्जा के स्रोत ही होते हैं, है ना। और साइनोफाइशियन कणिकाएं भी हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये नील हरित शैवाल में हो सकते हैं, और कुछ एक पर्पल बैक्टीरिया होते हैं वहां पर भी उनमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा ये जो अंतर्विष्ट पिंड है ना, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एक और बात, क्या इन कणिकाओं के बाहर किसी प्रकार का कोई झिल्ली होता है? नहीं होता, मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इतनी बातें हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं, एक बार आप लाइन टू लाइन मैच कर लेना। आज के लेक्चर में मैंने केवल माइंड मैप बताया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केवल डायग्राम बताए हैं। इन सभी पॉइंट को एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन मैच करके देखेंगे तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। क्या अब तक इस पूरे लेक्चर में मैंने जो जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में एक एक करके पॉइंट समझाया है, क्या एक बार हम वापस से रिवाइज कर लें? 5 मिनट में मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के डायग्राम को एक एक करके फिर से यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए क्या क्या बताया है मैंने इस पूरे डायग्राम को समझाना स्टार्ट किया बेटा यहां पर इसके बाहर पाए जाने वाले कुछ प्रकार के आवरण से। और अगर हम यहां पर जीवाणु कोशिका के बाहर पाए जाने वाले आवरण की बात करते हैं, यहां पर इन आवरण की अगर बात करते हैं तो इन आवरण में सबसे बाहर 3 आवरण मिलते हैं। ये तीनों के तीनों आवरण यहां पर सुरक्षात्मक इकाई की तरह काम करेंगे। तीनों आवरण सुरक्षात्मक इकाई की तरह काम करेंगे। कौन कौन से आवरण हैं? देखो, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की ओर है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की ओर है ना। उसके अंदर कोशिका भित्ति है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली है। बात सही है। कोशिका झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली बिल्कुल यहां पे लगभग यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के साथ समानता दर्शाती है, क्योंकि ये भी लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे आप एक साथ लाइपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन बोलेंगे। कोशिका भित्ति तो मोटा स्तर है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है ये पतली स्तर है और चयनात्मक पारगम्य होते हैं। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति कोशिका की आकृति, शेप का निर्धारण करने में सहायता करती है, यांत्रिक सहारा या सपोर्ट देगी और इसको फटने से बचाएगी। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, या फिर आप इसको म्यूरिन कह सकते हैं, और आप ये भी बोलेंगे एमाइनो एसिड और पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। बेटा पॉलीसैकेराइड के 2 घटक होते हैं, एक होता है NAG, एक होता है NAM। NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NAM को कहा जाता है। ये 2 प्रकार के घटक पॉलीसैकेराइड में होते हैं। बात सही है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसकी मोटाई में भिन्नता देखने को मिलती है। 2 भाग होते हैं, औपंक स्तर होता है, संपुट होता है। बात सही है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको बताया, और ये तीनों प्रकार के स्तर मिलकर के सेल एनवेलप कहलाते हैं और सुरक्षात्मक इकाई की भांति काम करते हैं। बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दृष्टिकोण से एक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को रखने वाली संरचना होती है।
अच्छा, ये क्या बताया है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया है प्लाज्मिड के बारे में। मुख्य डीएनए के अलावा मिलता है प्लाज्मिड, है ना, डीएस प्रकार का द्विसूत्री डबल स्ट्रैंड को रखने वाला डीएनए होता है ना। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि जैविक क्रियाओं में भाग नहीं लेता तो नॉन एसेंशियल भी होता है, नग्न डीएनए होता है, वर्तुल डीएनए होता है। तो ये प्लाज्मिड के पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं। अच्छा, अब देखो प्लाज्मिड के अलावा मैंने यहां पर जो पॉइंट समझाया है वो यहां पर मीजोजोम के पॉइंट समझाए। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी हुई है, इनफोल्डिंग दर्शाती है, वलन दर्शाती है। इस कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन को मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम जो है ना अलग अलग प्रकार की आकृति में देखने को मिल सकती है। ये जो आकृति है ये यहां पर ट्यूब जैसी नलिका के समान हो सकती है, वेसाइकल्स जो है पुटिका के समान हो सकती हैं, गोलाकार कणिकाओं के रूप में हो सकती हैं और लेमिली के रूप में भी हो सकती हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है। इसके साइटोप्लाज्म में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम है जो यहां पे झिल्ली रहित कोशिकांग है, और झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता है, यहां पे अब्सेंट होता है। अच्छा, तो झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग नहीं है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, हरित लवक नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसके समान काम करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग पाया जा रहा है, जिसे आप यहां पर मीजोजोम बोल रहे हैं। मीजोजोम के कार्य तो मुख्य कार्य तो कोशिकीय शोषण में सहायता करना। क्या मीजोजोम के पाए जाने की वजह से कोशिका झिल्ली का जो अंतर्वलन है ना, यहां पे मीजोजोम, क्या कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जो कि कोशिकीय शोषण में ही हेल्प करेगा, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करेगा और साथ साथ आप कहेंगे कोशिका विभाजन में भी हेल्प कर सकता है। बात सही है। अच्छा, कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा या कोशिका भित्ति को बनाने वाले पदार्थ मटेरियल को स्रावित करेगा, क्योंकि ये यहां पर कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम के बारे में 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा, और मैंने ये कुछ प्रकार के कणिकाएं अभी मैंने आपको समझाया है। और ये जो ये वाला भाग पाया जा रहा है, ये इसमें पाया जाने वाला आदिम केंद्रक होता है बेटा। मुझे उम्मीद है एक एक करके पॉइंट मैंने यहां पर समझा दिया है। ये पूरा का पूरा डायग्राम एक सिंगल स्क्रीन में, यहां पे एक सिंगल स्लाइड में मैंने आपको डिटेल में समझाया, जो कि डायग्राम था प्रोकैरियोटिक कोशिका का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम था, ठीक है। इसे अगर हम यहां पे जूम आउट करें तो जूम आउट करने के बाद यहां पर आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अदरवाइज अगर आपको यहां पे इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जल्द ही मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपना एक इंडिविजुअल सेपरेट चैनल बनाने वाला हूं, और उस चैनल पे डेली बेसिस पे जो मैं आपको यहां पे ऑनलाइन क्लास देने वाला हूं, उससे संबंधित जितने भी पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इससे आपको आसानी ये रहेगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सभी पेजेस और स्लाइड जो पीडीएफ के रूप में आपको चैनल में, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इन पीडीएफ के माध्यम से आप प्रॉपर मैनर में नोट्स भी बना पाएं। फिलहाल यहां पर पूरे लेक्चर को स्लॉट वाइज देखते जाएं और पूरे पेज पे ये माइंड मैप बना लें, क्योंकि आप खुद ये महसूस करेंगे कि एनसीईआरटी के हर कोने में कही हुई बात को केवल एक सिंगल डायग्राम से मैंने समझा दिया है। पूरे स्लाइड और पूरे पेज में भी यहां पर ये नहीं आ पा रहा है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में भी हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो केवल डायग्राम बताया, और कल के पॉइंट में, कल के लेक्चर में मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल तो जेनेटिक्स का अपलोड होगा, और उसके जस्ट एक दिन के बाद यहां पर सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पार्ट 2 आएगा, जिसमें इन सभी बातों को एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, तो थ्योरी वाले पॉइंट को, प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम समझेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में।